गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हमें पढ़ना है सेलों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसे आप पार्श्व क्रम संयोजन के नाम से भी जानते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है, आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल शादी वादी में ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहे, धूप लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, तो जहां बहुत जरूरी है वहां जाओ। हर किसी तीसरे व्यक्ति की शादी में जाने की जरूरत नहीं है। पता चल रहा मोहल्ले पड़ोस में आखिरी घर में भी जिसके यहाँ हमारा आना जाना नहीं है उनके यहाँ की शादी, और हम बढ़िया जाके वहां बाराती में बिन बुलाए बाराती डांस कर रहे हैं ना। ठीक है, एक सेकंड में जरा देख लूं ऑल ओके, सब ठीक है या नहीं, और मेरे इस पे स्ट्रीमिंग ऑन कर देती हूँ भैया, दिखना चाहिए है ना। चलिए, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और मैं उम्मीद करती हूँ अब तक आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। आ जाओगे तो हेलो हाय प्रेजेंट मैम कुछ तो भी लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए, और प्लीज मुझे बता दो सब कुछ ठीक है, क्या हम आगे बढ़ें, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। आज ही हमारा इस चैप्टर का 8वां लेक्चर है। आई होप सो सर ने लेक्चर नंबर चेंज कर दिया होगा, और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल का समांतर क्रम संयोजन। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हम संयोजन कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें धारा का मान चाहिए ज्यादा। सेलों के संयोजन में आज हम बात करेंगे सेलों के क्या दिक्कत परेशानी है। ओके, समझ गई क्या दिक्कत परेशानी। पहले तो इसे बढ़ाओ और इसे बोलो भैया हो जाए। सेलों का कौन सा संयोजन बेटा? समांतर, या इसे कहा जाता है पार्श्व क्रम संयोजन। सेलों का समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। डन, ठीक है। चलिए, क्या करना है इस संयोजन में, तो ध्यान से देखिएगा। आज आपके पास सब ठीक है, यू में स्टार्ट ओके, ठीक है। आज आपके पास बेटा नंबर ऑफ सेल जो हैं ये थोड़े ज्यादा लेते हैं, ठीक है। एक सेल लिया, ये रहा सेल, और ये रहा इसका आंतरिक प्रतिरोध। दूसरा सेल लिया, ये सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध। तीसरा सेल लिया, आंतरिक प्रतिरोध। चौथा सेल, और ये इस प्रतिरोध। ऐसे करके हमने बहुत सारे सेल लिए हैं। कितने लिए हैं ये अगर आपको दिखाना, कितने लिए हैं अगर आपको, तो आप बोलोगे कि हमने लिए हैं मैडम एम सेल। कितने बेटा? एम। कल कितने लिए थे? एन। और आज कितने लिए? ठीक है, कुछ सेल हमने जोड़े, और आप इन्हें ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप कतार में बैठे हुए हैं। एक आपके सामने एक बच्चा है, फिर आप उसके पीछे हैं, फिर एक उसके पीछे है। ऐसे ही आज हमने सेलों को एक कतार में जोड़ा है, पंक्तियों में, एक के नीचे एक के नीचे एक। दो टाइप की पंक्तियां बनती हैं। एक बेंच में साथ में तीनों बच्चे बैठ गए तो वो श्रेणी है, और क्लास में एक के पीछे एक बच्चा बैठा है तो वो समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, तो यहाँ जो हमने संयोजन किया है बेटा वो है समांतर क्रम संयोजन। अब इस संयोजन में ये जो सारी बैटरीज है सबको ले जाके कनेक्ट करो एक वायर से। सबको ले जाके कनेक्ट करो एक वायर से ऐसे, और इधर भी ले जाके कनेक्ट करो दूसरे वायर से। कर दिया। हमने क्या किया, दोनों तरफ दो वायर कनेक्ट किए और दोनों वायर लगा के इनका कनेक्शन ऐसे कर दिया। कर दिए, ठीक है। अभी नहीं किया मैं, कर देते हैं, बात नहीं। हमने दोनों तरफ कनेक्शन करके इनका कनेक्शन कर दिया। अब आप क्या करोगे, इसको सिंगल एक वायर से जोड़िए, इसको भी सिंगल एक वायर से जोड़िए, और इनके साथ बाह्य परिपथ में अब हम एक बड़ी ड्राइंग के लिए लाइंस का यूज कर सकते हैं, तो क्यों ना लाइन का यूज कर लिया जाए, है ना। कोई दिक्कत है क्या? लाइन का यूज कर लेते हैं। बाह्य प्रति
कुंजी कंप्लीट। ठीक है, चलो बढ़िया। अब यहाँ पे से और ये भी यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए और इसे सिलेक्ट कीजिए बेटा, ताकि हम इसे हटा सकें। इस प्रकार हमारा जो परिपथ है ना वो तैयार है ऑलमोस्ट। बस कुछ चीजें इसमें बाकी हैं तो हमारी लिखने की रह गई हैं। अब जो चीजें बाकी हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। तो क्या क्या है ध्यान से देखना है ना, क्या क्या है ये ध्यान से देखना। पहले सबसे प्रायोरिटी में हमने क्या किया हुआ है कि ये जो सेल है पहले नंबर पे इसका ये प्लस सिरा ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा ये माइनस सिरा, प्लस सिरा ये। सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध R है, सभी का R है और सभी सेलों का विद्युत वाहक E है, सभी का विद्युत वाहक बल बच्चा E है। ठीक है, एक सेकंड। E डन। ठीक है, विद्युत वाहक बल E। इससे धारा निकली यहां जाके जुड़ गई, इससे भी धारा निकली यहां जाके जुड़, इससे भी धारा आगे यहां जाके जुड़ जाती है। तो सारे सेलों से निकलने वाली धारा अलग अलग है जो कि इस बिंदु पे जाके जुड़ जाती है। तो क्यों ना इस बिंदु को हम नाम दे दें कि भैया ये बिंदु A है और इधर जहां जुड़ेगी वो बिंदु B है। कैसे जुड़ेगी तो देखो, सबसे अलग अलग धारा निकलती है और सबसे निकली हुई जो अलग अलग धारा है वो जाके बिंदु A पे जुड़ गई और परिपथ में बह रही है I के रूप में। परिपथ में बह रही है धारा I के रूप में। क्या दिक्कत है भैया, क्यों बंद हो गया तू? हाँ, किसके रूप में? I के रूप में। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है कि इस परिपथ के साथ हमने जोड़ना है एक बाह्य प्रतिरोध, आउटर रेजिस्टेंस। ठीक है, और साथ में हम जोड़ेंगे यहाँ पर एक बटन, एक की को ऑन करने पर ही सारी बैटरी ऑन होंगी, है ना। मतलब सभी बैटरी से क्या प्रभावित, अभी ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। अटेंडेंस लगा दो फटाफट से, जो भी बच्चा आ गया है प्लीज, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सर ठीक हो गया होगा सब तो प्लीज यू मे गो, ऑल क्लियर। चलो आगे देखो बेटा और समझो थोड़ा सा क्या करना है। इन सभी बैटरी से धारा निकली और जाकर बिंदु ए पर जुड़ गई। ठीक है, जाकर बिंदु ए पर जुड़ गई। अब आगे ये धारा पूरे परिपथ में I के रूप में बह रही है। I धारा जो है प्रतिरोध R को पार करेगी। कुंजी के को जब ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे तभी सेल स्टार्ट होंगे। रेजिस्टेंस को पार करके पूर्ण परिपथ में वाली धारा हो जाएगी I। और हमें इसी धारा का फॉर्मूला चाहिए कि इस परिपथ में बहने वाली धारा I का मान होगा कितना। परिपथ में जो धारा है, परिपथ में जो धारा है उस धारा का मान कितना है, उस इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट का मान कितना है, ये आज हमें फाइंड आउट करना है। साथ ही हमें ये भी बताना है कि इतना जो हमने संयोजन किया है कि इतनी सारी बैटरीज यानी कि इतने सारे सेल लिए, इनका एक बिंदु से कनेक्शन कर दिया, एक तरफ के इलेक्ट्रोड का दूसरे तरफ के इलेक्ट्रोड का दूसरे बिंदु से कनेक्शन कर दिया। तो अल्टीमेटली इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम ये संयोजन कर रहे हैं, ये हमें जानना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बहुत ही सीधे शब्दों में पूछेगा कि सेलों का समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन क्या है। बताइए कि ये संयोजन कब लाभप्रद होता है, मतलब कब आपको इस संयोजन से लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो माना यहां पर कुछ सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं। कितने जुड़े हैं तो आप लिखेंगे बच्चा सेलों की संख्या m। क्यों m? क्योंकि श्रेणी में आप n लिख चुके हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में हम n लिख चुके हैं। सेम फॉर्मूला ना आए इसीलिए हम यहाँ सेलों की संख्या कितनी मान रहे हैं, m मान रहे हैं बेटा। कितनी मान रहे हैं, m। तो मान लीजिए m सेल किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में।
m सेल किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। सभी सेलों के प्लस इलेक्ट्रोड को एक बिंदु A से और माइनस इलेक्ट्रोड को दूसरे बिंदु B से जोड़ा गया है। सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध R है और सभी सेलों का विद्युत वाहक बल है E। जो एक सेल का विद्युत वाहक बल होगा वो संपूर्ण परिपथ का होगा। साथ ही बिंदु A और बिंदु B के बीच अगर विभवांतर आप देखोगे तो वो V होगा, जिसकी आज हमें जरूरत नहीं है। जरूरत होती तो ले लेते, नहीं है तो नहीं लेंगे। तो चूंकि हमें चाहिए परिपथ में बहने वाली धारा, है ना, तो हम जानते हैं कि हम सबसे पहले जो निकालेंगे बेटा वो है परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। ठीक है, चूंकि सेल किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो जो एक सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो सभी सेलों का होता है। इस सेल से भी धारा इतनी फोर्स से निकलेगी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। आज कोई भी कहीं जुड़ने वाला नहीं है क्योंकि सारे के रास्ते अलग अलग हैं। बस जाके वो बिंदु A पे जुड़ेंगे, लेकिन बिंदु A के पहले सभी का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है? सिर्फ E। तो जो E है वो एक सेल का विद्युत वाहक बल है बेटा, और ये सभी सेलों का विद्युत वाहक बल होगा। दूसरी चीज, परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध। परिपथ का या सेलों का बोल सकते हो आप, ठीक, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। कुल आंतरिक प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा बेटा? कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो आप सभी को पता है जब हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो मान लीजिए कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर R डैश है तो R डैश का मान निकालने के लिए तुम्हें 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R और ऐसा कितनी बार करना पड़ेगा? जितने सेल हैं हम करेंगे m बार। कितनी बार करेंगे? m बार। तो क्या नया हो जाएगा मैडम ऐसा करने से? तो R डैश आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध आपने माना है, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है तो कैपिटल R हम मान नहीं सकते। सबका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा R। ऊपर सेलों की संख्या कितनी है? m, तो ऊपर आ जाएगा m। इस सिचुएशन को पलटोगे क्योंकि कुल आंतरिक प्रतिरोध है R डैश, तो ये हो जाएगा बेटा R अपॉन m। R अपॉन m जो है ये कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा। R अपॉन m जो है ये कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। कैसे निकाला है? तो ये हमने निकाला है प्रतिरोधों के समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। समझ गए? ये मैंने तुम्हें पढ़ा चुका है परसों के लेक्चर में। हमने प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन दोनों समझा है, और वो समझाया इसलिए गया था ताकि आगे जाके तुम लोग फैलो ना कर लो। ठीक है, तो कुल मिला के अगर तुम्हें कुल आंतरिक प्रतिरोध चाहिए तो जितने आंतरिक प्रतिरोध है सबको व्युत्क्रम में जोड़ो और जितनी सेलों की संख्या उतनी बार जोड़ो। सेलों की संख्या m है, m का मान 2, 4, 6, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है, हमारी मर्जी। हमें जितने सेल जोड़ने हो समांतर क्रम में हम उतने जोड़ेंगे। उसने लिख के अगर दिया तुम्हें कि कितने सेल जुड़े हैं तो उतने जोड़ना है ना, लेकिन अगर लिख के नहीं दिया सेलों की संख्या, इस स्थिति में हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमें लगेगा 4 तो हम 4 जोड़ेंगे, 10 लगेंगे तो 10 जोड़ेंगे। इट्स अप टू यू कि आपको कितने सेल जोड़ने हैं। जैसे आज हमने m सेल जोड़े हैं, ठीक है, कितने बेटा? m। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध जब निकल जाए तो आप एक और चीज निकाल लोगे, परिपथ का या संयोजन का बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध, और बाह्य प्रतिरोध क्या है बेटा? ये है कैपिटल R। बाह्य प्रतिरोध क्या है? कैपिटल R। अब अगर आपको क्या चाहिए? परिपथ का कुल प्रतिरोध चाहिए या संयोजन का कुल प्रतिरोध चाहिए। तो कुल प्रतिरोध निकालने का मतलब है
कि तुम्हें बाहर और अंदर दोनों वाला प्रतिरोध निकालना होगा। मतलब कुल आंतरिक प्रतिरोध, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और कुल बाह्य प्रतिरोध को ऐड ऑन करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, कुल आंतरिक प्रतिरोध और कुल बाह्य प्रतिरोध को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो तुम्हारा कुल प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। मतलब हम अगर कुल प्रतिरोध चाहते हैं तो कुल आंतरिक प्रतिरोध है R/M और कुल बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R। दोनों को जोड़ दीजिए, दैट इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट मी चेक कि ये आपको दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है भैया, है ना। चलो कमेंट करो फटाफट से, चीजें दिख रही हैं, समझ आ रही हैं तो लाइक कर दीजिए। और ये पेड बैच वाले बच्चों के लिए चल रही है क्लास, इसीलिए विजिबिलिटी उतनी ही होगी जितने बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। और कुछ हमारे बच्चे बाद में देखते हैं, हो सकता है वो भी शादी में गए हो सकता है अभी नीट का इशू हो या मोबाइल डिस्चार्ज हो, बहुत सारी सिचुएशन होती है बच्चों के साथ। तो XYZ जो भी आपका रीजन हो, बाद में लेकिन देख ही लेना, है ना, बाद में लेकिन देख ही लेना। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि मैडम हमने क्लास लगाई नहीं इसलिए हमें ये समझ में नहीं आया। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध R/M है, बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R। ये जब निकाल लोगे, ये जब आपको प्राप्त हो जाएगा, तब आप निकालोगे ओम के नियम के अनुसार परिपथ में धारा। तब आप निकालेंगे बच्चा ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम अनुसार अब आप निकालोगे परिपथ में धारा। और अगर आपको धारा चाहिए तो इसका सूत्र होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अगर हमें ओम के नियम के अनुसार धारा चाहिए तो ये होती है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो चलिए मैडम मान लिया हमने कि आपने बोला हम ऐसे निकालेंगे, तो आपने इन मानों को कहाँ निकाल के रखा है बेटा, हमने निकाल के रखा है समीकरण 1 व 2 में। समीकरण 1 में हमें मिला है कुल विद्युत वाहक बल जो कि है E। समीकरण 2 में मिला है कुल प्रतिरोध जो कि है R/M प्लस R। तो दोनों मानों को रख दो इस सूत्र में। कुल धारा है बेटा I, कुल विद्युत वाहक बल है E, कुल विद्युत वाहक बल के बाद कुल प्रतिरोध है R/M प्लस R। R/M प्लस R का एलसीएम लेते हैं तो M ही आएगा। ऊपर बचेगा सिर्फ R, नीचे बचेगा M और R का गुणा हो जाएगा तो MR, और इसके ऊपर है E। मैंने बोला R/M प्लस R/1 है, एलसीएम लिया M आया, एक का R में गुणा किया R, M का R में गुणा किया MR, तो आ गया R प्लस MR/M। लेकिन ये बड़ा ही वाहियात लग रहा है, कलर चेंज करना पड़ेगा। तो जो डेरिवेशन आएगा बेटा वो होगा I बराबर E/R प्लस MR/M, R प्लस MR/M। अब क्या कर सकते हैं, तो चलिए M को फेंक दीजिए ऊपर, M को फेंक दीजिए ऊपर, तो हो जाएगा बेटा ME, M गया ऊपर तो हो गया MER प्लस MR। ये जो आया है यही है सेलों के समांतर क्रम संयोजन में प्राप्त धारा का सूत्र। ये जो फॉर्मूला आया है यही सेलों के समांतर क्रम संयोजन में प्राप्त धारा का सूत्र है। समझ आ जाए तो बिल्कुल आप
तालियां बजा सकते हो, और ना समझ में आए तो गालियां मत देना, गुरुओं को गालियां नहीं दी जाती, आप समझ सकते हो फिर से, है ना। इसे मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ ताकि मैं इस स्पेस का यूज कर सकूं काय के लिए, अगली चीजें निकालने के लिए। मान हमने रखे हैं कहाँ से, समीकरण 1 व 2 से, है ना। फिर सेलेक्ट करो, किसका, ठीक है, बढ़िया। अब बता देते हैं, नहीं, और बोलेंगे ये क्या है, कुल प्रतिरोध, और मान रखा है हमने कहा, समीकरण 1 व 2 से। इतना सब क्यों किया, तो आगे देखिए, चलिए क्या करना है बेटा, इसे नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 3। यही सेलों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। सेलों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। अब क्या करना है, अब लेना है कंडीशन, ठीक है। कंडीशन पहले नंबर की, क्या कंडीशन क्या ले रहे हैं बेटा, यदि कुल बाह्य प्रतिरोध बड़ा हो, बहुत बड़ा हो आंतरिक प्रतिरोध, तब आंतरिक प्रतिरोध की उपेक्षा करने पर, आंतरिक प्रतिरोध पर, यदि कुल बाह्य प्रतिरोध बड़ा हो आंतरिक प्रतिरोध से, तो आंतरिक प्रतिरोध करेंगे उपेक्षा, और लेंगे हम समीकरण 3। समीकरण 3 लीजिए और इसमें आंतरिक प्रतिरोध की उपेक्षा कीजिए। समीकरण 3 है I इज इक्वल टू एम ई अपॉन आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल एम आर। किसकी उपेक्षा करनी है, स्मॉल आर की, तो कर दिया उसकी उपेक्षा, बचेगा एम ई अपॉन एम आर। जिसकी उपेक्षा करते हैं उसका मान नगण्य मान लेते हैं, उसके मान को नगण्य मान ले का मतलब है कि उसे परिपथ से हटा देना, मतलब उसका मान इतना कम है कि उसका मान नहीं भी लिखोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कि फिर m से m हो जाएगा कैंसिल, बचेगा सिर्फ E अपॉन आर, और सिर्फ E अपॉन आर जो होगा वो एक सेल का विद्युत वाहक बल बटे एक सेल का प्रतिरोध होगा, तो जो धारा मिलेगी वो मिलेगी एक सेल, ये जो है ये एक सेल प्राप्त धारा है, ठीक है, ये जो मिली है ये एक सेल प्राप्त धारा है। दूसरी सिचुएशन, अब दूसरी सिचुएशन क्या है, तो इसे यहीं के यहीं, क्या तुम्हें पीपीटी में जब देते हैं तो तुम लोग को दिक्कत नहीं होती ना, ये मैं ढेर सारे पेजेस में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ, और साथ में न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे बेटा, दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं सेकेंड, और ये आपको करना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है खुद कि बताओ कि संयोजन कब लाभप्रद होगा, तो निकालो ना कब लाभ होगा तुम्हें, जब धारा का मान ज्यादा मिलेगा तब लाभ होगा। तो देखते हैं कब धारा का मान ज्यादा मिल रहा है। दूसरी कंडीशन इसका उल्टा, यदि अभी तुमने बाह्य प्रतिरोध बड़ा माना था, अब आंतरिक प्रतिरोध बड़ा मान लो, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध बड़ा हो बाह्य प्रतिरोध, तब बाह्य प्रतिरोध की कर देंगे उपेक्षा, बाह्य प्रतिरोध की उपेक्षा करने पर, अब उपेक्षा कर दो बेटा बाह्य प्रतिरोध की, और ले लो कौन सा समीकरण वापस, पुनः समीकरण 3 से। ये हमने दूसरी बार समीकरण
3 लिया है, इसीलिए लिखा है पुनः समीकरण 3। समीकरण 3 है I बराबर, समीकरण 3 है I बराबर ME अपॉन R प्लस MR। किसकी उपेक्षा करनी है? कैपिटल R की। कैपिटल R की क्या कर देंगे बेटा? उपेक्षा। तो कैपिटल R की उपेक्षा करने का मतलब है इसका मान नगण्य मान लेना, है ना। और नगण्य मान लोगे तो बचेगा I बराबर सिर्फ ME अपॉन M शून्यम शून्य, तो बचेगा ME अपॉन R। ME अपॉन R का मतलब है कि M के इंटू में E अपॉन R है, और जो E अपॉन R है वो है एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल प्राप्त धारा। तो अगर तुम्हें एक सेल से प्राप्त धारा में सेलों की संख्या का गुणा करने को मिल रहा है, यहाँ सिर्फ एक ही सेल से धारा मिल रही है और यहाँ जो धारा एक सेल से मिली है उसका मल्टीप्लाई सेलों की संख्या से हो रहा है, तो तुम खुद बोलोगे अतः यह संयोजन तब लाभप्रद है। कौन सा? सेलों का समांतर क्रम संयोजन तब लाभप्रद है, लाभप्रद है नहीं, होता है, होता है करते हैं। यह संयोजन तब लाभप्रद होता है जब किसका मान? कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक बाह्य प्रतिरोध से अधिक हो, बाह्य प्रतिरोध से अधिक हो। ये आप रीजन देंगे कि समांतर क्रम संयोजन से हमें लाभ तब मिल रहा है जब कुल बाह्य प्रतिरोध जो है वो आंतरिक प्रतिरोध से अधिक है। नाउ बोर्ड पे देखो क्या आप लोगों को समझ में आया? तब तक मैं आपके काम के लिए एक आध न्यूमेरिकल ढूंढती हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो, है ना। वैसे तो मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा भैया, है ना। चलो ठीक है, मिल गया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे हम एक। अभी के लिए सेलों का समांतर क्रम संयोजन तभी लाभप्रद होता है जब ये वाली कंडीशन हो, क्योंकि यहाँ पे आपको धारा का मान अधिक मिल रहा है, और धारा का मान अधिक कब मिल रहा है? जब कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक होता है। मतलब जो बाह्य प्रतिरोध आप लगाएंगे उसका मान आपको कम रखना है, आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होने का मतलब है आंतरिक प्रतिरोध का मान अगर 1.5 है तो बाह्य प्रतिरोध का मान 1 होना चाहिए। ये सिचुएशन आपकी होनी चाहिए। अभी करके देखते हैं एक न्यूमेरिकल, फिर वापस रिवीजन करवाती हूँ। करते हैं एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। ये क्या है बेटा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या बोल रहा है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 2 ओम के आंतरिक प्रतिरोध, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 2 ओम के आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध वाले 4 सेल समांतर क्रम में जोड़कर, वाले 4 सेल समांतर क्रम में जोड़कर, समांतर क्रम जोड़कर एक बैटरी बनाई जाती है, एक बैटरी बनाई जाती है कि 1.5 ओम बाह्य प्रतिरोध, जिससे 1.5 ओम बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे 1.5 ओम बाह्य प्रतिरोध के परिपथ के
परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित जाती है। 1.5 ओम के बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, तो सेल से ली गई धारा की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है, तो सेल से ली गई धारा की गणना कीजिए। कौन से क्रम में जोड़ा है? समांतर क्रम। सूत्र किसका लगेगा? समांतर क्रम। पहले ये समझिए कि दिया क्या है। अगर दिया क्या है लिखना सीख गए तो बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। सॉल्व कीजिए। दिया है सेल का विद्युत वाहक बल, ई का मान दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। SI पद्धति, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल आर का मान दिया हुआ है 2 ओम। कितना बेटा? 2 ओम, ठीक है। परिपथ का बाह्य प्रतिरोध है, अब परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, आउटर रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? तो बाह्य प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 1.5 ओम। अब आपको दी हुई है सेलों की संख्या, समांतर क्रम में जुड़े हुए सेलों की संख्या। सेलों की संख्या जो है बेटा, अब m का मान दिया हुआ 4। प्राप्त क्या करनी है? सेल से ली गई धारा। क्या निकालना है? सेल से ली गई धारा I, ठीक है। ये हमें निकालना है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हो? क्योंकि सेल से ली गई धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। और ये सूत्र आपको लिखना है किसके लिए? समांतर क्रम संयोजन के लिए। और समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला अब भी लिखा था, ME/R प्लस MR। ये देखिए, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है ME/R प्लस MR। तो ले लीजिए समांतर क्रम का सूत्र। अब इस ME/R प्लस MR में क्या करेंगे हम? ठीक है, इस ME/R प्लस MR में क्या करेंगे हम? M का मान है 4, स्मॉल r का, कैपिटल R का मान है 1.5, फिर स्मॉल r का मान दिया हुआ है 2 बीच प्लस, फिर m का मान है 4, फिर इसका मान दिया हुआ है 1.5। देखो, सेलों की संख्या m 4 दिया हुआ है, फिर उसके बाद E जो है वो 1.5 दिया हुआ है, फिर उसके बाद स्मॉल r जो है वो 2 दिया हुआ है, m फिर 4 और फिर कैपिटल R जो है वो 1.5। अब आप इससे सॉल्व कीजिए तो हम जानते हैं 15 चौ होता है 60 और एक संख्या दशमलव, 2 प्लस 15 60, एक संख्या दशमलव। दशमलव की कोई वैल्यू ही नहीं है, ऊपर आ गया 6 और 2 हो गया 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4 का मतलब होता है 0.75। ऐसे भाग दो, भाग जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो 0, 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंचे 20, हो गया 20, कैंसिल। ठीक है, जब भी आपके पास फुल रोटी हो, जो कि जिसके 4 टुकड़े हो सकते हैं, तो 3 टुकड़े के बारे में पूछे तो वो होता है 0.75 और मात्रक हो जाता है इसका एम्पियर। दिस इज योर वैल्यू ऑफ
संयोजन, ठीक है। अनामिका 0.75, वेरी गुड बेटा अनामिका, मुझसे पहले आंसर दिया है। कितना आंसर आया है? 0.75। अभी बहुत देर से आप चैट में एक्टिव नहीं थे ना, तो मुझे लगा कि आए नहीं हो, इसीलिए मैंने कमेंट देखा नहीं। बन जाएगा बेटा। बताओ कि क्या आसान है सैलो के संयोजन, क्या हम कर सकते हैं? अगर आपके एग्जाम में आए 3 नंबर के क्वेश्चन में सैलो का श्रेणी क्रम संयोजन या सैलो का समांतर क्रम संयोजन, तो क्या आप कर देंगे? क्योंकि अब कल से थोड़े अलग टाइप के टॉपिक में स्टार्ट करूंगी। इसी में हमें पढ़ना है किरचॉफ रूल, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ये सब पढ़ना है अब, है ना? तो बताइए, मजा आया? बनेगा? ठीक है, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। प्रैक्टिस करोगे तो सब बनेगा। ये हमने निकाला है समांतर क्रम संयोजन के लिए धारा का सूत्र। फिर इस धारा में हमने कंडीशन अप्लाई की है कि अगर बाह्य प्रतिरोध बड़ा होगा, आंतरिक प्रतिरोध बड़ा होगा बाह्य प्रतिरोध से, तब क्या होगा, और अगर बाह्य प्रतिरोध बड़ा होगा आंतरिक प्रतिरोध से, तब क्या होगा। एक तरफ बाह्य प्रतिरोध बड़ा कर दिया, दूसरी तरफ आंतरिक प्रतिरोध बड़ा। जो बड़ा है तो छोटे की कर दी जाती है उपेक्षा, बचेगा ME अपॉन MR, M से M कैंसिल, E अपॉन R। एक सेल का विद्युत वाहक बल बटे एक सेल का प्रतिरोध एक सेल से ली गई धारा होता है। हिंदी में लिख के बता दो, एक सेल से प्राप्त धारा या एक सेल से ली गई धारा। डन, बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। आई होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई है और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बनेगा भी, है ना? प्रैक्टिस करोगे तो सब बनेगा, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। योर नेक्स्ट क्लास विल बी शेड्यूल्ड एट 7 o'clock। 7 बजे से आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। और जो बच्चे बायोलॉजी के हैं, आज हम माइंड मैप बनाएंगे मानव जनन चैप्टर का। 15-20 मिनट लूंगी मैं आपका, लेकिन माइंड मैप के थ्रू आपका थोड़ा सा रिविजन में करवा दूंगी। तो अगली क्लास केमिस्ट्री की होने वाली है कितने बजे से? 7 बजे से। ठीक है, सर को भूख लगी, सर थोड़ा सा कुछ खा पी के आते हैं 7 बजे से क्लास लेने के लिए। तो चलिए हम आपसे यही विदा लेते हैं। कल हम पढ़ेंगे बेटा किरचॉफ रूल, किरचॉफ के नियम, जो कि है इम्पोर्टेंट। ठीक है, और अगर मैं चेक कर लूंगी कि किरचॉफ रूल के पहले मेरा कुछ छूटा तो नहीं है, ओम के नियम से कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा, या ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और छूट गया हो, तो हम वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस अपनी करते रहिए। घर में आपको स्टडी करनी है ना? ये नहीं कि ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो तो टेस्ट नहीं लगाने। रोज का रोज पढ़ो, रोज का रोज याद करो। आपको ऑब्जर्व करने वाले सिर्फ आप हो। ठीक है, मैडम वहां आके क्या कर लेंगे? मुझे थोड़े ना दिख रहा है कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, कितने टेस्ट लगा रहे हो। उसके लिए तो आपको बेटा आना पड़ेगा, स्वयं प्रकट होना पड़ेगा। ऑनलाइन में मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करूंगी, बाकी का आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि नहीं मैं डेली इतने घंटे पढ़ूंगी, जितना मैडम ने बोला उतना सारा कुछ हम पढ़ के तैयार करेंगे। ठीक है, तो विदा लेते हैं बेटा आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।